फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बताते चले कि ये जो बुक है क्लास 10th का भूगोल का है, जो VTBC बुक का है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है लाल एवं पीली मृदा। इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायः द्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मृदा में लौहांश मतलब लौह की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है, मतलब जल मिलने पर यह मृदा जो है पीली हो जाती है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इनका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वीय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय के पठार के क्षेत्रों में है। जैव पदार्थ की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग का लैटेराइट मृदा। लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस प्रकार के मिट्टी की विकास उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा से ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निच्छालन लीचिंग का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य मतलब नहीं के बराबर। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो है नष्ट हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लैटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम और लौह के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जा सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ चित्र दिया है 1.5 लैटेराइट मृदा। अब आगे है हम लोग का 5वां मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की लंबी शुष्क ऋतु अल्प वर्षा ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान, सौर कच्छ यानी कि गुजरात, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास,
गेहूं चावल का भी उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोग का पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, वनस्पतिक एवं जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में, ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी मृदा के वितरण को मानचित्र 1.7 में भी देखा जा सकता है। यहाँ देखिए भारत के प्रमुख मृदा के प्रकार, यहाँ इस तरह से जो कलर दिया है, अलग अलग मृदा का प्रकार है भारत में। यहाँ देखिए पर्वत और वन जो डार्क ग्रीन कलर का है, जलोढ़ मृदा यहाँ पे इस हल्का ग्रीन है, हल्का लाल और भूरा रंग का है जो लाल और पीली मृदा, ये इंडिकेट किया है काली मृदा, लेटराइट मृदा, और ये पीला रंग का है जो शुष्क मृदा है। यहाँ चित्र दिया है 1.7 भारत मृदा के प्रकार का मानचित्र, मतलब भारत में जो मृदा के प्रकार हैं उसको मानचित्र से दर्शाया गया है। अब हम लोग का टॉपिक है भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्नलिखित वर्ग में रखे जाते हैं। पहला वन विस्तार, ख है कृषि आयोग बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि। घ है अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। अड़ है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि। च है कृषि योग्य बंजर भूमि जिनका प्रयोग 5 वर्षों से न हुआ हो। छ है वर्तमान परती भूमि। नेक्स्ट है वर्तमान परती के अतिरिक्त वह वे परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती न हुई है। नेक्स्ट है शुद्ध बोई गई भूमि। भारत में भू उपयोग का स्वरूप किस प्रकार है देखते हैं हम लोग। भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला जो है भौतिक कारक और दूसरा जो है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत, मतलब जो पाक के कब्जे में है और चीन के जो कब्जे में है भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, मतलब वो जो भूमि है उसका सर्वेक्षण नहीं हो पाया है क्योंकि वो जो ज़मीन है पाक और चीन के कब्जे में है। भारत के भूमि को चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। अभी हम लोग देखे हैं भूमि उपयोग उसका मृदा के बारे में। इस चित्र में वर्ष 1960-61 एवं 2002-03 का भूमि उपयोग दिखाया गया है। नहीं सॉरी, वो 1.7 मृदा का प्रकार था और ये जो पॉइंट का चित्र का बात कर रहा है, यहाँ पे चित्र हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग चित्र में भूमि उपयोग देख सकते हैं।
दिखाया गया है। यहाँ दिया हुआ चित्र 1.8 भूमि का उपयोग। अब आगे बात किया गया है इसमें, भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है। तब में भारत में जो है पशु अत्यधिक है, पशु है तो उसको खाने के लिए चारा भी होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी हो जाता है भूमि के कारण, क्योंकि भूमि जो है अस्थायी है, स्थायी नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया गया है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए पशुओं के खाने के चारा का प्रबंध यानी घास भूसा जो भी पशु खाते हैं के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन, अब इतना में तो कृषि ही हो गया, अब हम लोग को पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधे भी चाहिए रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33 भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। इस निर्धारित सीमा का हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया है, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सका है, जो कि पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के स्रोत भी हैं। बंजर भूमि एवं गैर कृषि प्रयोजन कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पथरीली चट्टानें शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर हैं, तो इस भूमि पर संस्कृति का गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार संसाधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थों का निपटान,